नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कल्पना और यथार्थ के बिल्कुल बीच में है। जरा सोचिए, क्या हजारों साल पहले भारत में उड़ने वाली मशीनें हो सकती थी? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। क्योंकि हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे ऋग्वेद, रामायण, इनमें विमान शब्द का जिक्र मिलता है। बिल्कुल। और रामायण का वो पुष्पक विमान तो खैर सभी जानते हैं, जो लंका से अयोध्या तक उड़ा। पर क्या ये सिर्फ कवि की कल्पना थी या कुछ और? और फिर एक और चीज है, वैमानिक शास्त्र नाम का ग्रंथ। बड़ा दिलचस्प दावा है कि ये राइट बंधुओं से सदियों पहले लिखा गया और इसमें उड़ने वाली मशीनों की तकनीक है। हाँ, ये दावा ही इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। तो आज का हमारा काम यही है, इन दावों को खंगालना, समझना कि ये वाकई प्राचीन ज्ञान था या फिर बस पौराणिक कथाएं। बिल्कुल। और ये जो वैमानिक शास्त्र है ना, ये अपने आप में ही काफी, कह सकते हैं, अनोखा है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में, मतलब 1918 के आसपास पंडित सुब्राय शास्त्री ने लिखा था। अच्छा, 1918, मतलब बहुत पुराना भी नहीं है ये ग्रंथ। हाँ, लिखित रूप में तो नहीं, पर शास्त्री जी का दावा था कि ये ज्ञान उन्हें सीधे प्राचीन ऋषियों से मिला, एक तरह की मानसिक शक्ति से, टेलीपैथी जिसे कहते हैं आजकल। टेलीपैथी, अरे वाह, ये तो कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। और इस ग्रंथ में है क्या? सिर्फ विमानों का जिक्र या कुछ तकनीकी जानकारी भी? नहीं, काफी विस्तार से है। सिर्फ जिक्र नहीं है, बल्कि 32, हाँ, 32 अलग अलग तरह के विमानों के डिजाइन दिए गए हैं, उन्हें बनाने के तरीके, चलाने की प्रक्रियाएं, सब कुछ। 32 तरह के विमान? जैसे कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे रुक्म विमान, जिसका मतलब शायद सुनहरा विमान हो, त्रिपुर विमान, जो कथित तौर पर 3 मंजिला था, या फिर सुंदर विमान, जो शायद लंबी दूरी की यात्रा के लिए था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें 16 प्रकार की खास धातुओं का भी जिक्र है, जिनसे ये विमान बनाए जाते थे। और मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ धातुओं के जो गुण बताए गए हैं, वो आज की ज्ञात धातुओं से मेल नहीं खाते। आज की धातुओं से मेल नहीं खाते मतलब? हाँ, जैसे कुछ धातुएं जो सूरज की रोशनी सोख सकती थीं या कुछ अदृश्य होने में मदद करती थीं। अब ये दावे इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं, है ना? 32 विमान, अनदेखी धातुएं, ये तो सुनने में एकदम जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो। पर एक मिनट, क्या विज्ञान ने इसे परखा है? क्या ये दावे टिकते हैं विज्ञान की कसौटी पर? हाँ, यहीं पर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। 1950 के दशक में बैंगलोर में जो IISc है, भारतीय विज्ञान संस्थान। हाँ, IISc बेंगलोर बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। बिल्कुल। तो वहाँ के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया। उन्होंने इसके डिजाइनों को, मतलब आधुनिक एरोडायनामिक्स के हिसाब से परखा। अच्छा, तो क्या नतीजा निकला? क्या ये डिजाइन वाकई उड़ सकते थे? देखो, उनका निष्कर्ष तो काफी साफ था। उनके विश्लेषण के मुताबिक ग्रंथ में जो डिजाइन दिए गए हैं, पंखों की बनावट या जो भी उसमें प्रपल्शन का तरीका बताया गया है, वजन उठाने की क्षमता, ये सब भौतिकी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो मूल सिद्धांत है ना, हाँ, उनका पालन नहीं करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनके हिसाब से ऐसे विमान असल में उड़ नहीं सकते थे। ना उनमें ढंग की लिफ्ट पैदा हो सकती थी, ना ही किसी भरोसेमंद शक्ति स्रोत का जिक्र था। ओह, तो मतलब IISc ने इसे एक तरह से खारिज कर दिया। एक तरफ हजारों साल पुराने ग्रंथों का दावा, दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान का ये विश्लेषण। ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य वैज्ञानिक नजरिया है। पर एक और पहलू भी देखा जाता है। क्या? कुछ स्वतंत्र शोधकर्ता है, कुछ विद्वान है, जो मानते हैं कि शायद हमें इस ग्रंथ को एकदम शब्दशः नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये असल ब्लूप्रिंट न हो। तो फिर क्या हो सकता है ये किसी खोई हुई तकनीक के प्रतीकात्मक वर्णन हो, या उड़ान के सिद्धांतों के बारे में कोई गूढ़ बात कह रहे हो। मतलब सीधे विमान बनाने की रेसिपी नहीं, बल्कि एक तरह की प्रेरणा या कोई पहेली? हाँ, कुछ वैसा ही। उनका तर्क होता है कि शायद ये ग्रंथ उस समय की उन्नत धातु विज्ञान या ऊर्जा स्रोतों की तरफ इशारा कर रहे हो, जिन्हें हम आज समझ नहीं पा रहे। तो सवाल फिर वही आ जाता है, क्या हमारे पूर्वज बहुत आगे के वैज्ञानिक थे जिनकी तकनीक खो गई, या वो बस महान दूरदर्शी थे जिन्होंने भविष्य की कल्पना की? और ये सवाल सिर्फ भारत तक ही नहीं रहता है ना। जब हम मिस्र के पिरामिड देखते हैं, उनकी बनावट की सटीकता, या फिर दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यताओं में उड़ने वाले देवताओं का जिक्र, हाँ बिल्कुल, तो लगता है कि क्या प्राचीन काल में दुनिया भर में कोई ऐसा ज्ञान था जो अब खो गया है? क्या ये सब एक ही
एक ही भूली हुई कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। ये संभावनाएं सच में कल्पना को उड़ान देती हैं। विज्ञान भले ही आज वैमानिक शास्त्र के दावों को सही ना माने, पर ये ग्रंथ और हमारी प्राचीन कथाएं ये हमें लगातार सोचने पर मजबूर करती हैं। ये याद दिलाती हैं कि इतिहास में अभी भी कितना कुछ है जो हम शायद जानते ही नहीं। सही बात है। भले ही आज हम इन विमानों को उड़ता हुआ ना देख पाएं, लेकिन ये सोचना कि हमारे पूर्वजों ने इतनी आगे की कल्पना की थी या शायद उनके पास सच में ऐसी तकनीक थी, ये अपने आप में कमाल है। और क्या पता भविष्य में तकनीक और आगे बढ़े और हमें इन प्राचीन पहेलियों के जवाब मिल जाएं। कौन जाने। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने